हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। हम लोग घटना चक्र का सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स देखते हैं। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक, शैवाल आदि से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है कि खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद का उचित व संतुलित प्रयोग पर्यावरण जोखिम घटा सकता है। इससे फसलों में मृदा जन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा होती है। जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल बीजीए तथा एजोला, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। कौन कौन से? तो राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, एसेटोबैक्टर है, नील हरित शैवाल यानी बीजीए तथा एजोला है। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, कंपोस्टिंग एक्सीलेरेटर, सेलुलोलिटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक, ह्यूमिकोला। 4 देखिए, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाले गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि के मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन्स राइजोबियम जैपोनिकम, 3 पत्तिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लुसर्न राइजोबियम मेलिलोथी, जलीय फर्न यानी एक्वेटिक फर्न एनाबीना एजोली, गुनेरा माइक्रोफाइला, नो स्टॉक
मस्कोरम, नोस्टोक मस्कोरम बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इससे प्राय कृषि अपशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार के भूसे, कुक्कुट अपशिष्ट इत्यादि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। बायोचार को ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति का जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कार्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में लगभग 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के साथ गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। केंचुए यानी अर्थवर्म को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है। यह किसान का सहायतार्थ प्राकृतिक हलवाहो, नेचुरल प्लगमैन और टिलर्स ऑफ द सॉइल का काम करते हैं। केंचुए भूमि में बिल बनाकर इसे खोखली और पोली बनाते हैं जिससे इसमें हवा जा सके। यही नहीं, इनसे उत्पन्न पोरिस कास्टिंग्स के रूप में ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें केंचुए का मलमूत्र मिला होता है। प्रश्न कोश देखेंगे हम और प्रश्न कोश का पहला सवाल। पहला, जैव उर्वरक है। ए कार्बनिक खादें, बी सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर, सी हरी खादें, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर। जैव उर्वरक उन उत्पादों को कहते हैं जिनमें जीवित या सुप्त लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, पी द्रव्य घुलनशील बैसिलस इत्यादि का संवर्धन उपस्थित हो जो बीज मृदा में मिलकर पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। कार्बनिक या हरी खाद पोषक स्रोत तो है पर जैव उर्वरक नहीं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस यकीन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ए ओजोला, दूसरा नील हरित शैवाल, तीसरा अल्फा अल्फा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही उत्तर होगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो राइट आंसर होगा बी 1 और 2। जैव उर्वरकों बायोफिल्टर्स को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, सेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, बीजीए, एजोला आदि। दूसरा, फास्फोरस घुलाने वाला जैव उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस आदि। तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, सेलुलोलिटिक ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक ह्यूमुकोला। चौथा, पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास की प्रजाति आदि। इस प्रकार नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए और एजोला जैव उर्वरक है जबकि अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए एजोला, बी जो है नील हरित शैवाल, सी अल्फा अल्फा, डी नाइट्रो
लीन। तो यहाँ पर जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। चार नंबर, निम्न से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ए राइजोबियम, बी नील हरित शैवाल, सी एजोला, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? ए नो स्टॉक, बी एनाबीना, सी एजोटोबैक्टर, डी माइकोराइजा। राइट आंसर डी माइकोराइजा। राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, नो स्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों के जड़ों एवं कोकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो आपका ए ईस्ट, बी क्लोरेला, सी एजोला, डी मोल्ड। तो राइट आंसर सी एजोला है। 7 नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? ए यूरिया, बी J2,4-D, सी है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, डी है एजोला। तो राइट आंसर डी है एजोला। 8 नंबर, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन सप्लीमेंट्री फूड के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? ए एजोस्पाइरिलियम, बी एजोला, सी एजोटोबैक्टर, डी राइजोबियम। तो बी एजोला है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में लगभग 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, बी क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, सी जो है बायो 902 सरसों का काइक्लोन, डी जो है एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। राइट आंसर डी एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ध्यातव्य कि एजोटोबैक्टर जीवाणु वायवीय स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ए लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल, डी नील हरा शैवाल। राइट आंसर है डी नील हरा शैवाल। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान के फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। 11 नंबर, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ये गेहूँ, बी चना, सी धान, डी सरसों। राइट आंसर सी धान है। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सोलुबिलाइजर एवं पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधे के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं।
नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। 12 नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ए बाजरा को, बी मक्का को, सी धान को, डी गेहूं को। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सी धान को, बाकी सभी गलत है। 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए नील हरित शैवाल, धान, बी राइजोबियम, लेग्यूमिनी सीरम, मटर, एजोटोबैक्टर, गेहूं, एजोला, मक्का। तो राइट आंसर डी एजोला। एजोला एनाबिना नॉन स्टॉक नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम, लेग्यूमिनी सीरम, मटर, पीसियम सैटिवम की फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। 14 निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ए नील हरित शैवाल, बी हड्डी का चूरा, सी गोबर, डी यूरिया। तो राइट आंसर ए नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न एक्वेटिक फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबिना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता में वृद्धि में सहायक होते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ए विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी साइनोबैक्टीरिया। तो राइट आंसर डी साइनोबैक्टीरिया। 16 एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। ए नील हरित शैवाल, बी लाल शैवाल, सी फफूंद, डी मांस। तो राइट आंसर होगा आपका ए नील हरित शैवाल। 17 एजोला है एक जलीय फर्न, बी जलीय एल्गी, सी जलीय बैक्टीरिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए जलीय फर्न। 18 जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है इस सिल्विनिया, बी एजोला, सी मार्सिलिया, डी टेरिडियम। तो राइट आंसर बी एजोला है। 19 नंबर, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत वाटर लॉग्ड राइस फील्ड में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग मिलाया जाता है वह है ए वोल्फिया, बी एजोला, सी ट्रापा, डी लेमना। राइट आंसर बी एजोला। धान के खेतों में एजोला का जैव उर्वरक के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। 20 निम्नलिखित में कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? ए राइजोबियम, बी नील हरित शैवाल, सी एजोला, डी वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। तो राइट आंसर डी वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा एजोला ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। इस खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? ये बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम ग्रोइंग मीडियम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कार्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा, जब बायोचार वृद्धि
कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा आपका तीनों सही है। एक वाला भी सही है, दो वाला भी सही है, तीन वाला सही है, यानी तीनों सही है, 1 2 3। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्राय कृषि अपशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट अपशिष्ट इत्यादि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। बायोचार को ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कार्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तथा प्रश्न का तीनों ही कथन सही है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। सी, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया केंचुए धीमा कर देते हैं। डी, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। तो राइट आंसर सी, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। प्रश्नगत अन्य विकल्प सही है। 23, फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। बी, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा। सी, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, स्पिल्ड एप्लीकेशन, नाइट्रोजन अवरोधक, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के प्रयोग, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने स्लो रिलीज वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। 24, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ये दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों, दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से में कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण नाइट्रोजन फिक्सिंग पादप है? ए, अल्फा अल्फा। 2 नंबर है चौलाई एमरंथ। 3 नंबर है चना विक पी। 4 नंबर है तिपतिया घास क्लूयर। 5 कुल्फा पर्सलेन। 6 पालक। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 नंबर सही होगा, 3 नंबर और 4 नंबर सही होगा। 2, 5 और 6 गलत है। नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है तो 1 है, 3 है और 4 है। तो राइट आंसर ए, 1, 3 और 4 सही है। नाइट्रोजन यौगिकरण पादप ऐसे पौधे जिनकी जड़ों के साथ सहजीविता में रहने वाले कुछ जीवाणु, उदाहरण एजोटो बैक्टर, राइजोबियम आदि, वायु एवं मृदा रंध्रों में विद्यमान नाइट्रोजन से अमोनियम का संश्लेषण करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में से अल्फा अल्फा, चना एवं तिपतिया घास नाइट्रोजन यौगिकरण पादप के उदाहरण है। ध्यातव्य कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों के साथ ही सहजीवी संयोजन करते हैं। 26, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए, चना। बी, मटर। सी, सेम। डी, धान।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं था। राइट आंसर डी धान। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि के मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। 27 सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ए राइजोबियम लेग्यूमिनोसाइरम, बी राइजोबियम जैपोनिकम, सी राइजोबियम फाइजियोलाई, डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो राइट आंसर बी राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में उपचयित रिड्यूस करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधे के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी सिम्बायोसिस के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया, नोड्यूल बैक्टीरिया राइजोबियम जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम। तीन पतिया घास क्लोवर राइजोबियम ट्राइफोली लूसर्न, राइजोबियम मेलिलोथी, जलीय फर्न, एक्वेटिक फर्न, एनाबिना एजोली, गुनेरा माइक्रोफाइला, नू स्टॉक मस्कोरम। 28 में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ए मानव रुधिर में, बी खरगोश रुधिर में, सी लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, डी मुर्गे के रुधिर में। तो राइट आंसर सी लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधे जैसे अल्फा सोयाबीन आदि के मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। 29 नंबर निम्नलिखित में किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? ए केंचुए, बी सर्प यानी सांप, सी मेढक, डी इनमें से कोई नहीं। था राइट आंसर ए केंचुए यानी अर्थवर्म को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है। ये किसान के सहायतार्थ प्राकृतिक हलवाओं नेचुरल प्लॉगमैन ऑफ टिलर्स ऑफ द सॉइल का काम करते हैं। केंचुए भूमि में बिल बनाकर इसे खोखली या पोली बनाते हैं जिससे इसमें हवा जा सके। यही नहीं, इनसे उत्पन्न पुरुष कास्टिंग्स के रूप में ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें केंचुए का मलमूत्र मिला होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। इसे पहला कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स देखते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तो शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन तथा दूसरा जो अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। नाखून यानी नेल्स बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा केराटिन्स से बने होते हैं तो इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिका और डेड सेल के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। अंतःकंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर स्केलेटन फ्रेम आता है। अंतःकंकाल मुख्य दो भागों में बटा होता है, पहला अक्षीय कंकाल एवं दूसरा उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 अस्थियां बोन्स पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय यानी एक्सियल तथा उपांगीय एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज यानी स्टेप्स है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी बड़ी हड्डी जो है फीमर है जो जांघ में पाई जाती है।
मनुष्य की खोपड़ी स्कल में अस्थियों की कुल संख्या 29 यानी हाइओइड सहित होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल ब्रेन केस अर्थात कपाल क्रेनियम बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है तो शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल कर्ण के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। मनुष्य का कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी 26, शिशुओं में 33 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है जिन्हें कशेरुकाय वर्टिब्री कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस और दूसरा एक्सिस अक्ष कशेरुक कहलाता है। एटलस खोपड़ी को सहारा देता है जबकि एक्सिस सिर को दाएं बाएं घुमाने रोटेशन का अक्ष एक्सिस प्रदान करता है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को सिनोवियल जॉइंट कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग में पहले और दूसरे ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच स्थित होता है। मनुष्य के शरीर के पसलियों रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उपरोष्ठी यानी स्टार्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं थ्रोइक वर्टिब्री से संगठित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा केज बनाती है जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कार्य के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लक्षण कैल्शियम फास्फेट है। शल्यक्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्यक्रिया में किया जाता है। लिगामेंट व संयोजी ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। पिवट यानी जोड़, पिवट जॉइंट में एक हड्डी का गोल सिरा राउंडेड एंड दूसरी हड्डी द्वारा बने रिंग में फिट किया जाता है। यह संरचना घूर्णन गति रोटेशनल मूवमेंट को सक्षम बनाती है क्योंकि गोलाकार हड्डी स्वयं अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर घूमती है। पिवोटल जोड़ का एक उदाहरण गर्दन या नेक की पहली और दूसरी कशेरुकाओं वर्टिब्री का जोड़ है जो सिर यानी हेड को दाएं बाएं घुमाने या घूर्णन करने में सक्षम बनाता है। कंडरा यानी टेंडन मांसपेशी की हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कैरेटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत, 2 बार दुग्ध अस्थायी दांत विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती डाइपोडोंट होते हैं अर्थात चौवर्ण दंतों के अलावा अन्य दंत
दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चौवर्ण दंत यानी एक दंतीय मोनोफाइडोंट होते हैं। मनुष्य स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दंत होते हैं: कृंतक यानी इंसिजर, रत्नक यानी कैनाल्स, प्रचौवर्णक या अग्रचौवर्णक, प्रीमोलर्स तथा चौवर्णक मोलर्स। मनुष्य का दंत सूत्र डेंटल फार्मूला है। आई यानी 2/2, सी जो है 1/1, पीएम जो है यानी कि 2/2, ये जो है 3/3 बराबर 8/8 बराबर 16 गुना 2/1 32। इंसीजर जो है 2/2 और केनाइन है 1/1, प्रीमोलर जो है 2/2 और मोलर है 3/3 बराबर 8/8 बराबर 8/8 बराबर 16 गुना 2 बराबर 32। चलिए देखते हैं। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क यानी इनेमल है। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उपरोष्ठी, ब्रेस्ट बोन, जठरुक या हंसुली, कॉलर बोन, जानुफलक यानी नी कैप तथा स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड से संबंधित अस्थियां है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मसल्स में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड का संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने में थकान से राहत मिलती है। स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी मसल्स है जो मध्य कान में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को स्थिर रखती है, अत्यधिक कंपन को नियंत्रित करती है और आंतरिक कान यानी इंटरनल ईयर को तेज सुर से बचाती है। प्रश्न कोश का पहला सवाल देखिए। हमारे शरीर का अधिकतम भार बनाता है। ये अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, डी जल का। राइट आंसर डी जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल वाटर से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% तक पाई जाती है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक यानी सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। दूसरा, मानव शरीर में होता है ये लगभग 70% पानी होता है, बाकी सभी गलत है। 3 नंबर, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, तो आपका होता है ए 10%, बी 30%, सी 65%, डी 75%। तो कितना होता है? चलिए, सी 65% होता है। 65%। 4, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है सी ऑक्सीजन है, बाकी सभी छांट दीजिए। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65%, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% का स्थान है। 5 नंबर, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है डी कैल्शियम होता है, बाकी सभी मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान 6 तत्वों से बना है। ये लगभग है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%। इसलिए प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही है। 6 नंबर, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो डी ऑक्सीजन का, बाकी सभी
7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर सी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। 8 नंबर, वयस्क मानव में होती है ए 204 अस्थियां, बी 206 अस्थियां, सी 208 अस्थियां, डी 210 अस्थियां। राइट आंसर बी 206 अस्थियां। वयस्क मानव में 206 अस्थियां बोन्स पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय यानी एक्सियल तथा उपांगीय एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। 9 नंबर, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो दी 206 है, बाकी सभी 10 नंबर, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग डी उपयुक्त में से कोई नहीं, 100, 300, 200 कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डी और बोन्स की कुल संख्या 206 होती है जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो बृहत भाग अक्षीय यानी एक्सियल तथा उपांगीय यानी एपेंडिकुलर कंकाल में बंटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है तो शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए वोमर, बी स्टेपिज, सी मेलियस, डी इनकस। राइट आंसर बी स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। 12, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है ए कान में, बी नाक में, सी आंख में, डी पैर के अंगूठे में। तो राइट आंसर ए कान में। 13 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ए 28, बी 30, सी 32, डी 40। तो आपकी होती है ए 28। मनुष्य की खोपड़ी स्कल में ऑस्टियोबोन्स की संख्या 28 हाइओइड रहित होती है जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल ब्रेन केस अर्थात कपाल क्रेनियम बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है और शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां ईयर बोन्स होती है जो कि सुनने में सहायक होती है। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। 14 नंबर, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है बी 7, बाकी सभी गलत। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं कर्विकल वर्टिब्री की संख्या 7 होती है जिसमें पहले ग्रीवा कशेरुका को एटलस तथा दूसरे ग्रीवा कशेरुका को अक्ष एक्सिस कहते हैं। तीसरी छठी ग्रीवा कशेरुकाएं रचना में समान आदर्श कशेरुकाओं जैसी होती है। सातवीं ग्रीवा कशेरुका में कंटकीय प्रवर्ध कुछ बड़ा होता है और द्विशाखित नहीं होता। 15 नंबर, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है ये पिवोटल, बी सैडल जोड़, सी हिंज जोड़, डी बॉल एवं सॉकेट जोड़। तो राइट आंसर ए पिवोटल जोड़। पिवोटल जोड़ यानी पिवोटल जॉइंट में एक हड्डी का गोल सिरा राउंडेड एंड दूसरी हड्डी द्वारा बने रिंग में फिट होता है। यह संरचना घूर्णन गति यानी रोटेशनल मूवमेंट को सक्षम बनाती है क्योंकि गोलाकार हड्डी स्वयं अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर घूमती है। पिवोटल जोड़ का एक उदाहरण गर्दन या नेक की पहली और दूसरी कशेरुकाओं वर्टिब्री का जोड़ है जो सिर हेड को दाएं बाएं घूर्णन करने में सक्षम बनाता है। 16 नंबर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? ए 12, बाकी सभी गलत है।
मनुष्य के शरीर में पसली और रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उपरोस्थित स्टार्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओ थ्रोइक वर्टिब्री से संबंधित रहती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा केज बनाती है, जिसमें फेफड़े, लंग्स तथा हृदय हार्ट स्थित होते हैं। 17 नंबर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए खोखली होती है, बी सरनंदरी होती है, सी ठोस होती है, डी किलक होती है। तो राइट आंसर ए खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, थाई, जंघा या पाया, रस और स्नैक तब पैर, फुट और पेज में बंटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी हड्डी होती है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियाँ होती है, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ टॉर्सस, तलुआ सोल तथा पादांगुलिया टोज होती है। 18 नंबर, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए हड्डी का निर्माण, बी बेसल लैमिना श्रावण, सी हड्डी टूटना, डी मांसपेशियों का पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन। तो राइट आंसर होगा ए और सी, बाकी 2 गलत है। ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रकार की हड्डी कोशिका बोन सेल है। यह हड्डियों का विघटन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। हड्डी एक गतिशील ऊतक है। यह कशेरुकी प्राणियों की हड्डियों का रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। 19 शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट, सी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, डी रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। राइट आंसर सी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। 20 प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। ये स्नायु, लिगामेंट, बी तंतुमय ऊतक, सी फाइब्रिन, डी मांसपेशी या ऊतक। राइट आंसर है स्नायु, लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यास्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। एक कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे है ए वर्टिब्रे, बी कार्पल्स, सी कार्टिलेज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। था राइट आंसर सी कार्टिलेज। उपास्थि कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। इसकी ठोस अधात्री मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और सांस नली में भी उपस्थित होती है। 22 नंबर, एटलस और अक्ष एक्सिस के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। ए सैडल जोड़, बी फाइब्रस जोड़, सी कार्टिलेजिनस जोड़, डी सिनोवियल जोड़। राइट आंसर डी सिनोवियल जोड़। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को सिनोवियल जॉइंट कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग से पहले और दूसरे ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच स्थित होता है, जिसे क्रमशः एटलस और अक्ष के रूप में भी जाना जाता है। 23 नंबर, दांतों और पर जमी परतें प्लेक बनी रहती है। ये केवल भोजन के कणों से, बी भोजन के कण और थूक से, सी भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, डी भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। राइट आंसर डी होगा। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल, बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजनों
उपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण धातु पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टैलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। धातु की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। 24 नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि ये नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। राइट आंसर ई होगा। बाकी सभी जो है ना गलत है। नाखून नेल्स बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है जो ए की अल्फा केराटिन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि मृत कोशिकाओं डेड सेल्स के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। 25 अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, बी त्वचा में उपस्थित होता है, सी ऊन में उपस्थित होता है, डी अंडों में उपस्थित होता है। तो राइट आंसर बी त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होता है। सिंग, हॉर्न, नाखून, नेल्स, खुर, हूफ्स, बाल हेयर्स इत्यादि में भी अल्फा केराटिन पाया जाता है। 26 नंबर बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ए ग्लोबुलिन, बी म्यूसिन, सी केराटिन, डी कैसिन। राइट आंसर सी केराटिन। 27 मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो बी केराटिन होता है। बाकी गलत। 28 निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो डी आयोडीन। बाकी सभी नहीं पूछ रहा है, यानी नहीं है तो आयोडीन है। बाकी सब जो है ना मजबूती के लिए दांतों के और अस्थि के लिए जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ आवश्यक नहीं है तो आयोडीन आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर डी होगा। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। ये दांत के निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारी हो जाती है। जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। ये दांतों के लिए नहीं बल्कि थायराइड ग्रंथि के लिए नियंत्रण में उपयोगी होता है। कौन? तो आयोडीन। 29 अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किनकी आवश्यकता होती है? तो डी कैल्शियम और फास्फोरस की। लव और कैल्शियम की नहीं, सोडियम और पोटेशियम की नहीं, सोडियम और कैल्शियम की नहीं। 30 नंबर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सी बी, सी यानी कि 20। बाकी गलत है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार दुग्ध स्थायी दांत विकसित होते हैं। मानव रहित सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती डाइफोडोंट होते हैं अर्थात चौर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 स्थायी चौर्ण दंत यानी एक दंतीय मोनोपायोडोंट होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, इंसिजर, रत्नक, कैनाइन, प्रचौवर्णक या अग्रचौवर्णक, प्रीमोलर्स या चौवर्णक यानी मोलर्स। 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो बी दंत वल्लक। बाकी सभी गलत है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्लक इनेमल है जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर हार्ड सफेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट CO3 CPO4 का होल 2 और कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का बना होता है। 32 नंबर मानव शरीर के मांसपेशियों मसल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ए मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, बी मांसपेशी जोड़ों में काम करती है, सी सिकुड़ने पर मांसपेशी छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में कोई नहीं था। राइट आंसर होगा आपका। बोला है कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर ई गलत है। मांसपेशियां एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है।
ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान, विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो सी स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी मसल्स है जो मध्य कान में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को स्थिर रखती है, अत्यधिक कंपन को नियंत्रित करती है और आंतरिक कान इंटरनल ईयर को तेज शोर से बचाती है। 34 नंबर, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो ए जबड़े में। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। पैंतीस नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, उपरोस्ती जत्रु यानी कॉलर बोन, जानुफलक यानी नी कैप, स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड। ये है इधर क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला, स्टर्नम। तो मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। उपरोस्ती जो हो जाएगा आपका स्टर्नम हो जाएगा, जत्रुक यानी कॉलर बोन जो हो जाएगा आपका क्लेविकल हो जाएगा, और आपका जानू फलक यानी नी कैप जो हो जाएगा पैटेला हो जाएगा, स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड जो हो जाएगा स्कैपुला हो जाएगा। तो राइट आंसर ए का 4 जी, और ये गलत हो गया। ए का 4, ए और डी बचा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर डी होगा। तो चलिए सम्मिलित क्रम इस प्रकार है। उपरोस्ती ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, जत्रुक यानी कॉलर बोन, क्लेविकल जानु फलक नी कैप मतलब पैटेला, स्कंद फलक यानी कि स्कैपुला। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे कल जो है नेक्स्ट डे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए और मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए।